कि किस ढंग से लिया जाता है। मैं कुछ केस का रेफरेंस भी आपको दूंगा उसमें। तो वहां पर आपको डिफेंस लेना होता है और प्रेयर करना होता है कि इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इसको सारे एलिगेशन से मुक्त कर दिया जाए और डिस्चार्ज कर दिया जाए। यदि डिस्चार्ज हो गया तो फिर आपकी वकालत तो बहुत अच्छी चल पड़ी, क्योंकि आपने तो बिना क्लाइंट को परेशान किए हुए और आपने डिस्चार्ज करा दिया, क्लाइंट भी खुश, और एक साथ एक जगह के बदले 10 जगह पर बोलेगा कि वकील साहब बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो मुझे सीधे सीधे डिस्चार्ज करवा दिया, कोर्ट जाने ही नहीं दिया। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पिटीशन को अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे। तो ये ड्राफ्टिंग यहाँ भी मैं बताऊंगा डिस्चार्ज पिटीशन में क्या क्या तत्व जाने चाहिए, क्या क्या तत्व होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ऊपर जो 10 चीजों की बात की है वो कम बेसी सारी चीजों में फॉर्मेट सब तरह एक ही जैसा होता है, कुछ कहीं कहीं पर ज्यादा, कुछ कम, कुछ पॉइंट काटने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट डालने पड़ते हैं। इस बात को आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जिसकी मैं वो सारी चीजों में चर्चा करूंगा। फिर आपके पास यदि वहां डिस्चार्ज आपका केस डिसमिस हो गया, तब आपको फिर एक मौका दिया जाता है। प्रोसीडिंग तो मान लीजिए अब उसके बाद वहां पर चार्ज हो जाएगा, लेकिन आपको एक मौका है फिर उसको डिसमिस कराने का केस को, वह है क्रिमिनल रिवीजन। यदि मजिस्ट्रेट ने केस को डिसमिस कर दिया तो इम्प्यून्ड आधार के आधार पर, इम्प्यून्ड ऑर्डर क्या है, जो केस में ऑर्डर हुआ है और उसको जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं दैट इज इम्प्यून्ड ऑर्डर। तो इम्प्यून्ड ऑर्डर को बेस बनाकर और यह बतलाकर कि यह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ये जस्टिस हुआ ही नहीं मेरे साथ, मैंने गलत किया ही नहीं, आप क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल कर देते हैं। यदि आप मजिस्ट्रेट ने डिसमिस किया है तो आप वहीं पर जाकर सेशन कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे, और सेशन कोर्ट ने यदि डिसमिस किया है तो आप हाई कोर्ट चले आएंगे। तो इस बात को आप जान लें, लेकिन उसमें ड्राफ्टिंग का तरीका बहुत ही प्रूडेंट होना चाहिए, बहुत ही ढंग से, बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी होगी। यदि ड्राफ्टिंग आपकी अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, तो समझिए कि आपको रिवीजन भी आपका अलाउ हो सकता है, और जब रिवीजन अलाउ हो गया तो केस उस स्तर पर भी खत्म हो सकता है। तो इस स्तर पर ट्रायल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको इसके साथ साथ वकालत भी ये बतलाते चल रहा हूँ कि कैसे आप क्लाइंट को बचा सकते हैं। मैं प्रोसीजर पर तो आऊंगा ही आऊंगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये कैसे करना है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद जो एक और मौका है, जब आप मान लीजिए कि आपका फाइल हो गया FIR, ठीक है, और आपने डिस्चार्ज पिटीशन नहीं फाइल किया, और डिस्चार्ज पिटीशन फाइल नहीं किया और आपने तो क्रिमिनल रिवीजन भी फाइल नहीं होगा। तब आप FIR को क्वैश करने के लिए, और कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया है, तो आप उस FIR को क्वैश कराने के लिए और कॉग्निजेंस को क्वैश कराने के लिए आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो वहां पर जो ड्राफ्टिंग होगी वह थोड़ी डिफरेंट होगी। वहां पर आपको केस लॉ की चर्चा करनी होगी, और मैं यहाँ पर भी आऊंगा कि कैसे आपको वह करना है। यहाँ पर आपको FIR को और कॉग्निजेंस को सेट असाइड करवाना होगा, क्वेश करवाना होगा। CRPC में इसका प्रोविजन किया गया, जिसमें हाई कोर्ट को वास्ट पावर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक मैं जब एक एक कर जब मैं इसको ड्राफ्टिंग को बताऊंगा तो उन सारी चीजों को भी आपको बताऊंगा। फिर आपका आता एक और चीजें आती है जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वह है रिट, क्रिमिनल रिट। क्रिमिनल रिट में भी आप क्वेश करवा सकते हैं और सेट असाइड करवा सकते हैं। हाई कोर्ट में जब आप फाइल करते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी अलग होती है। वो ड्राफ्टिंग जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं उनको वह भी बतलाऊंगा कि वह रिट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है और कैसे क्वेश करवाया जाता है, क्या क्या पर वहां पर डिफेंस लेना होता है। और इसके अब आता है आपका एंटीसिपेटरी बेल। अब मान लीजिए आपके ऊपर केस हो गया, वारंट भी इशू हो गया, प्रोसेस इशू कर दिया कोर्ट ने। प्रोसेस इशू करने का मतलब है कि उसने समन कर दिया, वारंट कर दिया। समन कर दिया तो कोई खास बात है नहीं, आप जाकर कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, वहां पर गिरफ्तारी की बात तो तुरंत आती नहीं है। लेकिन वारंट केस में तो पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर है।
तो आप बचेंगे कैसे? बिना बिना क्लाइंट को जेल भेजे हुए आप कैसे उसको बचा सकते हैं? तो आपको कैसे बचाना होगा उसको? आप एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन आप फाइल करेंगे और एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन जो होता है उसकी ड्राफ्टिंग भी मैं आपको बताऊंगा। एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है? यदि किसी व्यक्ति को यह एंटीसिपेशन है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तब ऐसी स्थिति में वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, किसी व्यक्ति से मेरा संबंध सिर्फ किसी व्यक्ति से नहीं है। यदि वह व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आएगी। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है जिसका समाज में स्टेटस है, जो नोन पर्सन है और जिसके गिरफ्तार होने से उसके रेपुटेशन पर धब्बा लग सकता है और वह कहीं भाग नहीं सकता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है एंटीसिपेटरी बेल का, जिसको आपको मेंशन करना होता है। और बेल लेने का मुख्य आधार भी वही होता है, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। इसके बाद आता है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल की ड्राफ्टिंग भी मोर और लेस इसी तरह की होती है, थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि व्यक्ति जेल चला गया है और जब जेल चला गया है तब उसके बाद उसे जेल से रिहा करवाना है बेल पर। ठीक है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है यह परमानेंट रिहाई नहीं है, जान लीजिए। तो वह इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास करवाना होता है वहां से कोर्ट से कि भाई बेल में है, बेल का ग्राउंड क्या वहां पर आपको देना है, डिफेंस क्या लेना है, उन सारी चीजों की भी चर्चा मैं वहां पर करूंगा। और उसके बाद तब आता है आपका, उसमें फिर आपको जब बेल फाइल करते हैं एंटीसिपेटरी बेल या बेल, तो सप्लीमेंट्री एफिडेविट कैसे क्यों फाइल करना पड़ता है, कैसे फाइल करना पड़ता है, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। और तब आप आते हैं जब इसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद ट्रायल स्टार्ट हो गया लोअर कोर्ट में, तब लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद, ट्रायल शुरू होने के बाद जजमेंट होता है। ठीक है, मैं भी ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं एविडेंस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजर में बताऊंगा। और उसके बाद आता है तब जब जजमेंट पास हो गया तब आप कहाँ जाते हैं? यदि वहां पर लोअर कोर्ट में जजमेंट किसी मजिस्ट्रेट ने पास कर दिया तो आप सेशन कोर्ट जाएंगे, तो उसकी ड्राफ्टिंग आपको करनी होगी। वहां पर ड्राफ्टिंग का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप अपील में जाते हैं तो ड्राफ्टिंग का तरीका बिल्कुल अलग है। वहां पर जजमेंट को कोट करना पड़ता है और जो भी डिपोजिशंस हैं, ठीक है ना, उनका जो भी स्टेटमेंट है वो सारे डिपोजिशंस को उसमें लेना होता है और डिफेंस और उसके साथ साथ उसका कार्ड भी आपको तैयार करना होता है। तो वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब आप हाई कोर्ट में भी आप आते हैं तो उसी ढंग से आपको उसको तैयार करना होता है। हाई कोर्ट में दो तरह से अपील होती है। एक तो है कि 10 साल से कम की सजा आपको यदि हुई है तो आप तो सिंगल जज के बेंच में जाएंगे, और 10 साल से ऊपर की सजा यदि आपको हो गई है, 10 साल या 10 साल से ऊपर की सजा आपको हो गई है, तो आप ऐसी स्थिति में आप डिविजनल बेंच में जाएंगे। डिविजनल बेंच का मतलब होता है कि जहां पर 2 जज बैठते हैं। तो इस बात को, उसकी ड्राफ्टिंग भी थोड़ी अलग होती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आता हूँ इंफॉर्मेटरी पिटीशन पर। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेटरी पिटीशन की चर्चा की थी। इंफॉर्मेटरी पिटीशन जो है वह किस परिस्थिति में और कब दिया जाता है। और एक चीज जान लें आप कि इंफॉर्मेटरी पिटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी केस को जिताने के लिए और आपके अपने वकालत को थोड़ा चमकाने के लिए। ये इस चीज को आप जान लें कि यदि आप इंफॉर्मेटरी पिटीशन का यूज करते हैं तो आप ये जानिए कि आगे आपका केस मजबूत बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे कि भी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, एक केस का रेफरेंस भी मैं इसमें आपको दूंगा। तो इंफॉर्मेटरी पिटीशन होता क्या है? मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बतलाया था कि सीआरपी स्पष्ट किया गया, यदि आपको कहीं से लगता है कि कुछ अंदेशा है कि आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है या आपको लूटा जा सकता है या फिर आपकी घर में स्त्रियों का रेप किया जा सकता है या इस ढंग की धमकी कुछ ऐसी मिल रही है, तब ऐसी स्थिति में आप इंफॉर्मेटरी पिटीशन उस जिले के सीजीएम के सामने दे सकते हैं।
इंफॉर्मेटरी पिटीशन एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। इंफॉर्मेटरी पिटीशन जो है वो एज गुड एज केस है, इसमें प्रोसीडिंग नहीं चलती है, लेकिन आपका डिफेंस जो है इसमें बहुत मजबूत हो जाता है। तो इस कैसे आप इंफॉर्मेटरी पिटीशन फाइल करेंगे? तो इंफॉर्मेटरी पिटीशन में तो सबसे पहले जो जुरिस्डिक्शन है उसको डालना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किस कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ का जुरिस्डिक्शन आपको डालना होगा, और वहाँ पर आप पता कर लें कि आप इंफॉर्मेटिव पिटीशन ऐसे तो सीजीएम के सामने फाइल होता है सभी जगह पर, लेकिन आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर पता कर लें कि वहाँ पर क्या जुरिस्डिक्शन वहाँ पर है। इसके बाद आप उसमें डालें कि आप इंफॉर्मेटिव पिटीशन इन द मैटर ऑफ इंफॉर्मेटिव पिटीशन अंडर सेक्शन इतना इतना इतना, ठीक है। और अब तब आप डालें इन द मैटर ऑफ, जिसमें कि पिटिशनर का नाम होगा। जैसे मान लीजिए कि पिटिशनर का नाम है मिस्टर मोहन कुमार, ठीक है। तो मिस्टर मोहन कुमार सचिन सच। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि वर्सेस स्टेट नहीं होगा, क्योंकि कोई क्राइम कोई ऑफेंस तो हुआ ही नहीं है। ऑफेंस होने की संभावना है, तो ऑफेंस होने की संभावना किसके द्वारा है? स्टेट के द्वारा तो नहीं हो सकती है ना। तो ऑफेंस होने की संभावना किसी व्यक्ति के द्वारा है। आपको अपने पड़ोसी से दिक्कत है तो फिर आप वर्सेस, ठीक है ना, आप उसका नाम डाल दें, नाम डालने के बाद नीचे लिखे अपोजिट पार्टी, ठीक है। तो यह आपका पहला फॉर्मेट का फर्स्ट पेज चला आ गया, ठीक है, जिसमें कि आपने सेक्शन को भी डाल दिया, आपने अपना नाम भी डाल दिया कि आप पिटिशनर हैं, आपको किससे डर है उस चीज को भी आपने डाल दिया। अब आप आते हैं कि बेसिस ऑफ द पिटिशन क्या, बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं आपको एक केस की चर्चा करता हूँ। हाई कोर्ट में एक केस मेरे पास आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया था, लेकिन इसने यहाँ से बेल इसे मिल गया, ठीक है। और वह व्यक्ति अब मुझे जो मुझे पैसा देना था, कंडीशन यह था कि वो मुझे पैसा देगा, लेकिन गलती से वकील ने प्रेयर नहीं किया कि इस चीज को आप मेंशन कर दीजिए कि वो पैसा लौटाएगा, और तभी यह कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और वो मेंशन नहीं करने का फायदा उस व्यक्ति ने उठाया जो कि एक्यूज था, उसने उठाया। और वो उठाकर उसने क्या किया, वह उस पैसा तो नहीं दिया, उसे जो 10 लाख रुपया देना था उसने नहीं दिया, और साथ ही साथ उनके गवाहों को धमकाने लगा। बोला कि तुम लोग यदि जो केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस जो चल रहा है, उसमें यदि गवाही देने गए तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा। यह बात उस क्लाइंट ने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने बेल कैंसिलेशन के लिए डाला था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो मैंने वो पिटीशन पढ़ना शुरू किया, तो देखा कि उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था वो तो है ही नहीं, मेन एलिमेंट तो है ही नहीं। क्योंकि बेल जब आप कैंसिल करने की बात करते हैं तो उसमें होना चाहिए कि जो बेल लिया है जिस व्यक्ति ने, वो बेल का मिसयूज कर रहा है, तो धमकी मान लीजिए दे रहा है, आपको एल्योर कर रहा है कि आप नहीं दीजिए, धमका रहा है कि आप नहीं दीजिए आपको जान मार देंगे।